क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? के अंदर अगर आपका CHO का सिलेबस को देखा जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ है जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी। उसके अंदर लिखा है कॉमन कंडीशन ऑफ हार्ट। तो आज का क्लास के अंदर हम कुछ कंडीशंस हैं हार्ट की और वेसल्स की, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस पर्टिकुलर सिलेबस का पार्ट हो सकता है और जहाँ तक आपका एग्ज़ाम का संबंध है, ये कॉमन डिजीज़ है जो शायद आपको पूछ ले एग्ज़ाम के अंदर। तो हम हमारा डिस्कशन चालू करते हैं पहले डिसऑर्डर से कार्डियोलॉजी के अंदर, जिसका नाम है हाइपरटेंशन। आप जानते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि साहब ब्लड जब वेसल्स के अंदर ट्रेवल करता है तो उस समय वेसल की वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, अप्लाई करता है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर है उसको हम बोल सकते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जब ब्लड इस वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है तो हम बोलते हैं हायर डिग्री ऑफ फोर्स exerted by blood against the wall of blood vessels when your heart is causing systole, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। इसी प्रकार डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे, जब लेसर डिग्री का फोर्स ब्लड अप्लाई कर रहा है वेसल का वॉल के ऊपर, जब हमारा हार्ट डायस्टोल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के दो पैरामीटर हुए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट क्या कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, उस समय जो फोर्स एक्सर्ट होता है ब्लड का वेसल का वॉल के ऊपर, उसको आप क्या बोल रहे हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और दूसरा पैरामीटर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका मतलब क्या है, लेसर डिग्री का फोर्स ब्लड अप्लाई कर रहा है वेसल का वॉल के ऊपर, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट क्या कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल अगर हम देखें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर बोला गया है अगर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 120 बटे 80 mm ऑफ Hg है, तो हम बोलेंगे वह इंडिविजुअल कैसा है, नॉर्मोटेंसिव है, उसका बीपी क्या है, नॉर्मल है। हमारी जो कंडीशन है जिसका नाम है हाइपरटेंशन, इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर है वो क्या है, बढ़ा हुआ है। तो हम उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर वाले डिसऑर्डर के बारे में इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो चलो हम देखते हैं हाइपरटेंशन एग्जैक्टली इसका मतलब क्या निकलता है। तो हम इसको मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करें तो हम बोलते हैं ये एक क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन है जहाँ पे इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर, a chronic medical situation characterized by persistent raise of individual blood pressure। सिस्टोलिक है वह 140 और डायस्टोलिक है वो 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये एक क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन है जो प्रदर्शित होती है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के द्वारा। आप देखोगे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो परसिस्टेंट क्या है, बढ़ा हुआ है। उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 से ज़्यादा है
जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। ये एक प्रकार का इम्पोर्टेंट कॉज माना गया है, एक प्रकार का इम्पोर्टेंट कॉज माना गया है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। हम बोलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें, इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। मतलब अगर आप हाइपरटेंशन को देखें तो हाइपरटेंशन एक कॉमन एजेंडा है, और आपके अंदर ये सिलेबस में भी लिखा है कॉमन कंडीशन ऑफ हार्ट एंड वेसल्स। तो हम देखें कि हाइपरटेंशन जो है वह एक इम्पोर्टेंट कारण है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। हम इसको बोलते हैं कि साहब ये एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं कि मरीज के अंदर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, फिर भी उस मरीज को बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का भान नहीं होता है, और जब उसको ज्ञात होता है तब तक ये जो ब्लड प्रेशर है वो बॉडी के किसी ऑर्गन को क्या कर देता होगा? ट्रोमेटाइज करता होगा, किसी ऑर्गन को क्या करता होगा? अफेक्ट करता होगा। और जब वो ऑर्गन अफेक्ट होता है तब हमें एहसास होता है कि इस इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर क्या है? बढ़ा हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये साइलेंटली इंडिविजुअल के अंदर अपने क्रियाकलाप को करता रहता है, इंडिविजुअल को किल करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है? सा साइलेंट किलर है। हम ऐसा भी बहुत बार बोलते हैं कि यह एक प्रिकर्सर है बहुत सारी बीमारियों का। आप समझिएगा इन बातों को कि अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती है। और आजकल की एरा के अंदर देखा जाए तो एक कॉमन इशू है, और इस कॉमन इशू को मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल हैं वो सफ़र हैं। इस कॉमन इशू से बहुत सारे इंडिविजुअल सफ़र हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाइपरटेंशन एक कॉमन एजेंडा है जो आपको CHO के पर्सपेक्टिव से भी समझना है, एज अ नॉर्मल बीइंग के पर्सपेक्टिव से भी समझना है। तो फिर से बोलता हूँ, क्या है ये? तो हाइपरटेंशन का मतलब सिंपल होता है कि ब्लड प्रेशर किसी इंडिविजुअल का अगर बढ़ा हुआ है तो उसको आप क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब हम उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि यह एक प्रकार की मेडिकल सिचुएशन है जहाँ पे मरीज का BP परसिस्टेंट बढ़ा हुआ है। मतलब 24 आवर्स के अंदर अगर आप देखते हो तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम उस क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है वो अपनी हायर रेंज की तरफ है। अब इन्होंने पैरामीटर क्या बोल रखा है? जो सिस्टोलिक है वो 140 से ज़्यादा होगा शायद, और जो डायस्टोलिक है वो 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होगा। तो उस सिचुएशन का नाम क्या है? हाइपरटेंशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोली? कि यह एक इंपॉर्टेंट कॉज है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। आप बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन होना किसी इंडिविजुअल के अंदर रिस्की हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो इस इंडिविजुअल को अफेक्ट भी कर सकता है और इस इंडिविजुअल के मृत्यु का कारण भी बन सकता है। हम बोल रहे हैं इसीलिए कि यह एक प्रकार का साइलेंट किलर है। यह एक प्रकार का क्या है? साइलेंट किलर है। यह प्रिकर्सर है बहुत सारी बीमारियों का, और आजकल की एरा में देखें तो यह एक कॉमन एजेंडा है। तो कुल मिला के जो भी सिचुएशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। तो क्या है? क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय persistent raise of individual blood pressure. Systolic is more than 140 mm of Hg, diastolic is more than 90 mm of Hg. That time, that particular scenario is termed as hypertension. ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट है साहब, क्या इसके टाइप है हाइपरटेंशन के? क्या इसके प्रकार है? तो अगर हम देखें मरीज के ब्लड प्रेशर को असेस करते हुए, तो जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, दो प्रकार के क्लासिफिकेशन में यहाँ पे आपको, जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है उसके तहत हम हाइपरटेंशन को शायद ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ एक मरीज के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो मैं कब बोल रहा हूँ नॉर्मल ब्लड प्रेशर? अगर क्लाइंट का ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 120, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये सिस्टोलिक, और ये क्या है भैया? डायस्टोलिक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कब बोला जाएगा? अगर किसी मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वह 120 से कम है और डायस्टोलिक है वह 80 mm ऑफ Hg से कम है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। फिर हम बोलते हैं साहब
प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको आप एलोबरेट कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ों को अच्छे से लिखा जाए। प्री हाइपरटेंसिव स्टेट का क्या मतलब है? प्री हाइपरटेंसिव स्टेट का मतलब है कि अगर मरीज का ब्लड प्रेशर है वो 120 से 139 तो है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक है 80 टू 89, तो उस सीन को हम क्या बोल रहे हैं? प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन. What blood pressure you observe while assessment in individual depend upon that we are classifying this particular type. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मरीज में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के पैरामीटर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर तब बोला जाएगा जब मरीज का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक है वो 120 से कम है, जो डायस्टोलिक है वो 80 mm/Hg से कम है, तो आप इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कब बोलेंगे? जब मरीज का ब्लड प्रेशर 120 से 139 के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89 के बीच में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। फिर हम तीसरा यूज करते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 के अंदर अगर आप देखें तो क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक वह 140 टू 159 होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 टू 99 mmHg होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? जब मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 से ज़्यादा है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 mmHg से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और बहुत बार हम शब्द यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर क्या होगा? जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 mmHg से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो यूजुअली इंडिया में फॉलो हो रहा है और आपका जो हैरिसन का बुक है उसके अंदर मेंशन है। इसमें क्या बोला है? अब नॉर्मोटेंसिव तब है। अब नॉर्मोटेंसिव तब बोला जाएगा मरीज को जब उसका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम है, तो आप इसको बोलेंगे नॉर्मोटेंसिव इंडिविजुअल। प्री हाइपरटेंसिव कब बोलेंगे? जब मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से 139 है, डायस्टोलिक वो 80 टू 89 है, आप इसको प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोलेंगे। स्टेज 1 कब बोलेंगे? जब मरीज का ब्लड प्रेशर 140 से 159 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक है वो 90 टू 99 के बीच में है, तो आप इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलेंगे। और स्टेज 2 कब बोलेंगे? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा है, जब डायस्टोलिक है वो 100 mmHg से ज़्यादा है, तो शायद हम इसको स्टेज 2 बोलते हैं। लेकिन आजकल एक और टर्म यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें क्या बोला गया है? सिस्टोलिक जो है वो 180 mmHg से ज़्यादा है और डायस्टोलिक है वो 120 mmHg से ज़्यादा है, तो आप उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोल सकता है इंडिविजुअल इज हैविंग स्टेज 1 हाइपरटेंशन, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज होना चाहिए कि प्री हाइपरटेंसिव स्टेज क्या है, स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, कब हम शब्द यूज़ करेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस को। या आपको बोला जाए कि एक मरीज हाइपरटेंसिव क्राइसिस में है, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि उसके जो ब्लड प्रेशर के पैरामीटर है वो शायद ऐसे हो सकते हैं। तो ये एक क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है जो आपको समझना है। 2017 के अंदर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक और क्लासिफिकेशन दिया, वो भी मैं बता देता हूँ, बाय चांस आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने।
उसके अंदर क्या बोला है, वही बात लिख रहा हूँ। नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए तो उन्होंने बोला है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मैं कब बोलूँगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो अगर बीपी किसी इंडिविजुअल का 120 से कम है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 mm/Hg से कम है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। फिर उन्होंने शब्द यूज करा एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब बीपी बढ़ा हुआ है। जो सिस्टोलिक है वो 120 to 129 है, और जो डायस्टोलिक है वो अभी भी आप बोल सकते हैं 80 mm/Hg है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एलिवेटेड बीपी। फिर स्टेज 1 शब्द यूज करा, जहां पे उन्होंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 130 से 139 रखा और डायस्टोलिक को 80 to 89 कर दिया। तो इसको उन्होंने क्या बोला, स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब बोला, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को तो 140 से ज़्यादा कर दिया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 90 से ज़्यादा कर दिया, तो उसको बोल दिया स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और वही बात है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, 180 से ज़्यादा है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक है वो 120 से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोल रहे हैं। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का ने क्लासिफिकेशन दिया था हाइपरटेंशन का, और उन्होंने ब्लड प्रेशर के पैरामीटर को देखा, सिस्टोलिक कितना, डायस्टोलिक कितना, और उसके हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज करा। तो उन्होंने नॉर्मोटेंसिव का तो वही रखा कि अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg से कम है, तो उसको उन्होंने बोला कि भैया इसको तो क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। फिर एलिवेटेड कब बोला, अगर सिस्टोलिक है वो 120 to 129 है, लेकिन डायस्टोलिक अभी भी 80 या 80 से कम है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि साहब मरीज का ब्लड प्रेशर एलिवेटेड बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टेज 1 उन्होंने बोला, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 to 139 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 है, तो उसको उन्होंने बोल दिया स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और स्टेज 2 बोला, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 mm/Hg से ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mm/Hg से ज़्यादा है, तो उन्होंने इसको बोला स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस 180 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आप उसको क्या बोल रहे हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोल रहे हैं। तो ये 2 क्लासिफिकेशन है जो आपको समझने हैं। यूजुअली ये इंडिया में फॉलो कर रहे हैं हम, और इसको अगर देखा जाए तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो इसको फॉलो कर रहा है। और दोनों को अगर आप देखते हैं तो जहाँ पे हम स्टेज 1 बोल रहे हैं और इधर अगर आप देखते हो तो उसी में स्टेज 2 आ जाए। तो कुल मिला के आपको समझना है, बाय चांस आपको पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इफ इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर इज फॉलिंग बिटवीन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, व्हाट टाइप ऑफ हाइपरटेंशन ही इज हैविंग, तो आप उसको बता पाओगे कि मरीज के अंदर कौन सा हाइपरटेंशन है। तो कुल मिला के ये एक क्लासिफिकेशन है जो आपको समझना है। इसको बच्चों हम बोलते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, कि मरीज का बीपी कितना होता है उसका हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो हम ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम इटियोलॉजी के हिसाब से भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या शब्दों का प्रयोग करा गया। तो यहाँ पे बोला गया हाइपरटेंशन को शायद हम निम्नलिखित भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये मेन है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टर्म्स हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। वाइट कोट हाइपरटेंशन, हमेशा बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, आप बोल सकते हैं आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये अलग अलग शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं इनको डिफाइन करने के लिए। जैसे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन तो ब्लड प्रेशर के हिसाब से था, एक और क्लासिफिकेशन है हाइपरटेंशन का जहाँ पे हम शब्द यूज करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वाइट कोट हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, हम बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन।
अब इनका क्या मतलब है वो हम समझते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, फिर लास्ट में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब यही है कि यह वही हाइपरटेंसिव क्राइसिस है जिसके बारे में हमने देखा था। अगर इंडिविजुअल का जो ब्लड प्रेशर है वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे हम देख रहे हैं कि साहब सिस्टोलिक है 180 से ज़्यादा है, डायस्टोलिक है वो 120 से ज़्यादा है, तो आप उस कंडीशन को बोलोगे एक क्राइसिस वाला सिचुएशन, एक मैलिग्नेंट सिचुएशन जहाँ पे बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इस बढ़ी हुई बीपी का वजह से आपके बॉडी का कोई भी वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो उस इमरजेंसी वाले हाइपरटेंसिव क्लाइंट के अंदर हम शब्द क्या यूज़ करेंगे? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो जैसे मैंने हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोला था वैसे ही मैं बोल रहा हूँ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब है कि अगर मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ और इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उसका बॉडी का कोई भी वाइटल ऑर्गन उसका वजह से अफेक्ट हो सकता है, तो आप उस पर्टिकुलर टाइप को क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलेंगे। शायद बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सिस्टोलिक है वो 180 से ज़्यादा है, डायस्टोलिक है वो 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, आप इसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब यहाँ पे दो और टाइप लिख रखे हैं, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का क्या मतलब है? अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन ब्लड प्रेशर का ओनली सिस्टोलिक पैरामीटर बढ़ा हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊं अगर कोई क्लाइंट का ब्लड प्रेशर है 170/80 mm ऑफ Hg, तो आप इस टाइप को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। यूजुअली हम देखते हैं जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है वहाँ पे हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के अंदर क्या है साहब? ये एक प्रकार है हाइपरटेंशन का जहाँ पे ओनली सिस्टोलिक पैरामीटर ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया कि मरीज के अंदर 170/80 mm ऑफ Hg अगर किसी क्लाइंट का बीपी है तो आप देखोगे सिस्टोलिक पैरामीटर तो बढ़ा हुआ है लेकिन डायस्टोलिक है वो कहीं ना कहीं क्या है? नॉर्मल है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलूँगा। कोई पूछ ले अगर कि साहब एक मरीज को आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर प्रोबेबल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो आप बोलेंगे साहब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसी समस्या हो सकती है जहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो जनरली हम देखते हैं वहाँ पे इस टाइप का हम ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। दूसरा मैंने बोला था आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन के अंदर अगर आप देखते हो तो सिस्टोलिक पैरामीटर जो है वह शायद उतना नहीं बढ़ा हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर का पैरामीटर आ रहा है वह आ रहा है 130/100 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप रिलेटिवली देखेंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शायद प्री हाइपरटेंसिव स्टेज के अंदर है लेकिन डायस्टोलिक पैरामीटर है वो बढ़ा हुआ है, तो आप इसको क्या बोल रहे हैं? आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। तो ये बहुत इजी है, इनमें ज़्यादा डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन क्या है, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन क्या है, तो यहाँ पे शायद हम ऐसा कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है जिसको हम बोले थे वाइट कोट हाइपरटेंशन। वाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब क्या है कि जनरली वाइट कोट मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो वाइट एप्रन पहनते हैं। अब इसको समझाने के लिए इस शब्द को यूज़ करें कि एक इंडिविजुअल नॉर्मल सरकमस्टांसेस के अंदर तो नॉर्मोटेंसी है, जैसे वह घर में है तो शायद उसका बीपी क्या है? नॉर्मल है। लेकिन जब उस इंडिविजुअल को आप हॉस्पिटल लाते हैं या उसको कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो असेस करता है तो उस समय आप देखते हो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। फॉर अ टाइम बिंग किसी इंडिविजुअल का बीपी बढ़ जाता है विशिष्ट परिस्थितियों में तो आप उसको क्या बोलते हैं? वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। लाइकवाइज एक और टाइप है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन।
आप पढ़े हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, जिस नाम से मालूम पड़ रहा है कि इंडिविजुअल जब लेडी नॉन प्रेग्नेंट थी तो वो शायद नॉर्मोटेंसिव थी, लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो देखिए ये शब्द है, ये नोमेनक्लेचर हैं जो यूज करे जाते हैं बहुत बार हाइपरटेंशन को डिफाइन करने के लिए। तो आपको समझना है क्या मतलब होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का, क्या मतलब होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस का, क्या मतलब होता है सिस्टोलिक आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का, क्या मतलब होता है आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन का, क्या मतलब होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन का, क्या मतलब हो सकता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का। तो ये कुछ शब्द हैं, कुछ नोमेनक्लेचर हैं जो आपको समझने चाहिए हाइपरटेंशन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो टाइप मैंने लेफ्ट करी है, जिसके अंदर मैंने बोला प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये आपको अच्छे से सुनना है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर हम देखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन तो हम इसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। यह एक प्रकार का हाइपरटेंशन है जिसका कोई कारण नहीं है। चूंकि इसका कारण नहीं है तो उसको कभी कभार हम बोलते हैं इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। मतलब इसका कोई कारण नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं प्राइमरी हाइपरटेंशन का क्या मतलब है। साहब यह एक प्रकार का हाइपरटेंशन है जिसका कोई कॉज नहीं है जस्टिफाइबल, तो हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, क्योंकि अपने आप में ये कॉज है। चूंकि इसका कॉज नहीं है तो हम यहाँ पे शब्द क्या यूज करें, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। अगर देखें तो अराउंड 80 to 90% इंडिविजुअल जो हमको हाइपरटेंशन में मिलेंगे उनको कौन सा हाइपरटेंशन मिलेगा, प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसीलिए इसका नाम कर दिया एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो देखिए यहाँ पे शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी हाइपरटेंशन को इडियोपैथिक हाइपरटेंशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका कोई जस्टिफाइबल कॉज नहीं है। अगर कोई भी बीमारी अच्छे से उसका कारण हम कंक्लूड नहीं कर पाए हैं तो हम उसको इडियोपैथिक बोलते हैं, इसलिए प्राइमरी का नाम दूसरा क्या हो गया, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी हाइपरटेंशन के जो क्लाइंट्स हैं अगर आप देखें ओवरऑल तो 100 में से 90 लोग आपको मिलेंगे जिनको कौन सा हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो कोई पूछेगा आपको कि यार वास्तविक टाइप का हाइपरटेंशन कौन सा है, तो हम बोलेंगे साहब जो सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आप इसको क्या बोल रहे हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि इसका कारण नहीं है, अपना आप में ये कारण है, आप बोल रहे हैं इसका नाम क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो दो इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे। आपको पूछे कि ज़्यादातर केसेस हाइपरटेंशन के कौन से होते हैं या कौन से टाइप के होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कौन से होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन। कोई पूछे कि प्राइमरी हाइपरटेंशन का एग्जैक्ट कॉज क्या है, तो आप बोलिएगा साहब इडियोपैथिक है। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान में रखना। अब मैं यहाँ शब्द यूज करता हूँ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का क्या मतलब है कि साहब यह भी एक प्रकार का हाइपरटेंशन है जहाँ पे भी इंडिविजुअल का बीपी क्या है, बढ़ा हुआ है, लेकिन उस बढ़े हुए बीपी का एक कारण है और उस कारण को आप क्या कर रहे हो, जस्टिफाई कर पा रहे हो। जब आप किसी इंडिविजुअल के अंदर किसी कारण को जस्टिफाई कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि इसका वजह से मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आप उसको क्या बोलिएगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलिएगा। तो पहला दोनों में डिफरेंस यही हुआ, इसका कारण नहीं है और इसका कारण है। इसके कारण को हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण को हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। क्योंकि हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इडियोपैथिक बोल रहे हैं, और क्योंकि हम जस्टिफाई कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। अब बात देखें कि साहब प्रिवेलेंट कितने होते हैं, स्टेटिक्स क्या है, तो अराउंड 5 to 10% जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। मतलब आप देखो प्राइमरी हाइपरटेंशन तो 80 से 90% लोगों को होता है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो ओनली 5 से 10% लोगों को होता है।
तो आपको पूछा जाए तो आपको ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये डेटा हैं जो ध्यान में रखने हैं। अब हम देखते हैं साहब प्राइमरी के क्या कॉज है, सेकेंडरी के क्या कॉज है। पहले हम सेकेंडरी से चालू कर दें ताकि आपके लिए प्राइमरी इजी हो जाए। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जैसे मैंने बोला कि साहब 5 से 10% लोगों को होता है, लेस प्रेवलेंट है, लेस मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल अफेक्ट होते हैं, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉज मिलेगा। और ये जो कॉज है वह कॉज कर रहा है किसको, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है। अब प्रश्न है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण है। तो हम कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन पढ़ते हैं। ऐसे क्या कारण है जो मरीज के अंदर सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कॉज करते हैं। तो कारणों में देखें तो न्यूमरस कॉजेज हैं, जैसे बहुत सारे रीनल डिसऑर्डर हैं, जैसे हम देखते हैं एंडोक्राइन कंडीशंस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, कुछ मेडिकेशंस होती हैं। ये सब कारण हो सकते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसे रीनल कॉजेज में आप देखते हो तो क्रॉनिक किडनी डिजीज, या आप बोल सकते हो रीनल फेलियर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हम देखते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज या रीनल फेलियर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, ये सब रीनल कंडीशंस हैं, रीनल डिसऑर्डर है। इन सब के अंदर क्या हुआ, इन सब के अंदर हमने देखा तो मरीज का जो GFR है वह क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। यूरिन आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया। तो मरीज में क्या होगा, हाइपर वॉल्यूमिया, तो मरीज क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव। तो बहुत क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन का एक कारण क्या होता है, रीनल कंडीशंस। तो बहुत सारी रीनल कंडीशन हो सकती हैं, जैसे एक छोटा बच्चा जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसके अंदर ओलिगोयूरिया हो रहा है, एनयूरिया हो रहा है, तो उस इंडिविजुअल में क्या होएगा, ओलिगोयूरिया हो रहा है, मतलब यूरिन आउटपुट कम है। यूरिन आउटपुट नहीं है तो कहीं ना कहीं हाइपर वॉल्यूमिया होएगा और वह हाइपरटेंसिव हो जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा रीनल फेलियर में भी वही होना है, क्रॉनिक किडनी डिजीज में वही होना है, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर भी आप देखते हो नेफ्रॉन को क्षति पहुंचती है। तो कुल मिला के ये रीनल कंडीशंस हैं, ये रीनल डिसऑर्डर हैं जो मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कुछ एंडोक्राइन कंडीशंस भी हैं अगर आप देखें, जो भी इंडिविजुअल के अंदर कारण बन सकते हैं। जैसे एंडोक्राइन कंडीशन में आपने देखा होगा हाइपरथायरॉयडिज्म, आप सुने होंगे कुशिंग डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, हमने देखा फियोक्रोमोसाइटोमा, काफी कुछ कंडीशंस हैं। तो एंडोक्राइन कंडीशन जैसे आपको क्वेश्चन ही पूछ ले कि निम्न में से सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण क्या है, और शायद इनमें से कुछ डाल दे। ऐसा पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एंडोक्राइन कंडीशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज हो सकता है, तो हमने देखा यार हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 बढ़ा हुआ है, BMR बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि कैटेकोलामिन की एक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म में मरीज को क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हाइपरटेंशन हो सकता है, क्यों, वहां BMR का रिलेशन नहीं है, वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे कुशिंग डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, जहाँ पे हम देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के लेवल बढ़े हुए हैं। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ा हुआ है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ा हुआ है, आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ा हुआ है, फ्लूइड का, सोडियम का क्या होगा, रिटेंशन होएगा, हाइपर वॉल्यूमिया होएगा, मरीज में क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर आप देखते हो कैटेकोलामिन के लेवल बढ़े हुए हैं, एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन है, इनके लेवल बढ़े हुए हैं। तो आप देखोगे मरीज के अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होएगा और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ देयर आर न्यूमरस कंडीशन व्हिच कैन कॉज हाइपरटेंशन इन इंडिविजुअल इफ कंडीशन आर जस्टिफाई इनफ, तो हम उसको सेकेंडरी में क्लासिफाई करें। आप देखें रिनल कंडीशन में तो GFR यूरिन आउटपुट का कहानी था, यहाँ पे सब के अंदर कहानी अलग अलग है। तो एंडोक्राइन कंडीशन को भी हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं।
कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आप देखते हैं जहाँ पे आईसीपी बढ़ा हुआ है, वहाँ पे अभी मैंने बोला था आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हमने देखा था। चाहे ब्रेन ट्यूमर है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी है या हेड इंजुरी है, एंसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, ये ऐसी न्यूमरस कंडीशंस हैं। ब्रेन ट्यूमर हुआ, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी हुआ या हेड इंजुरी हुआ, एंसेफेलाइटिस हुआ, मेनिंजाइटिस हुआ, इन सब के अंदर आप देखते हो क्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा और उन सब के अंदर आप देखोगे आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे रीनल कंडीशन हो गया, एंडोक्राइन सिचुएशन हो गया, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, वह भी कॉज कर सकते हैं। बहुत सी दवाइयाँ हैं, दवाइयों में कॉमन अगर आप देखें तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। कोई इंडिविजुअल है वह कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है, तो उन इंडिविजुअल के अंदर आप देखोगे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आपको दो बातें इंपॉर्टेंट समझनी है। एक तो ये लेस प्रिवलेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसका एक पर्टिकुलर कॉज है और उस कॉज को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। कोई पूछे कि यार क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो ये कॉज हो सकते हैं, और ये कॉज अगर इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आप उसको क्या बोलिएगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आपको पूछे कि एक इंडिविजुअल के अंदर सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो सबसे कॉमन कौन सी कंडीशन है जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएट होती है, तो आप बोलिएगा साहब रीनल डिसऑर्डर। ये जो रीनल डिसऑर्डर है वह कॉमन कॉज है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। इसके अलावा एंडोक्राइन कंडीशंस भी हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, मेडिकेशंस हो सकती हैं, ये सब के सब मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है हाइपरटेंशन के बारे में। तो ये हो गया सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है। अब बात आती है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो मैंने आपको बोला था। क्या क्या नाम थे, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन के साथ बहुत से नाम थे। हमने एसेंशियल हाइपरटेंशन बोला इसको, हमने इडियोपैथिक हाइपरटेंशन बोला, है ना। पहली बात क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। क्यों प्राइमरी है, तो सीधी सी बात है, ये सेकेंडरी नहीं है इसलिए ये प्राइमरी है। इसका कोई कारण नहीं है, ये अपने आप में कारण है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। दूसरी बात, इसको इडियोपैथिक क्यों बोला, क्योंकि इसका कोई कॉज नहीं है, इसलिए इसको हमने इडियोपैथिक बोला। तीसरी बात, इसको एसेंशियल क्यों बोला, इसको एसेंशियल इसलिए बोला कि अराउंड 80 to 90% इंडिविजुअल के अंदर जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा वह इस टाइप का हाइपरटेंशन ही मिलेगा। तो कोई पूछे कि यार वास्तविक केस कौन सा है, तो वास्तविक केस है तो आप इसको बोलेंगे कि वास्तविक टाइप का ये हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे अच्छी बातें ये हुई, एक तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका कोई कॉज नहीं है, उस कॉज को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 80 से 90% जो लोग होते हैं जिनके अंदर हम ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखते हैं, तो वो कौन सा टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन का ही होता है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब प्रश्न है कि अगर मरीज के अंदर देखा जाए कि इसके कॉज क्या है, जैसे हमने सेकेंडरी के कॉज देखे, अब हम देखते हैं प्राइमरी क्यों होता है आखिरकार। तो मैंने जैसे बोला कि कॉज तो इसका कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है सब, इडियोपैथिक है। फिर भी क्यों होता है, तो कुछ इन्होंने प्रोबेबल कॉज बनाए, मतलब एग्जैक्ट कॉज तो जस्टिफाइएबल नहीं है। फिर भी हमने देखा कि फिर मरीज के अंदर बीपी क्यों बढ़ती है, तो फिर हमने देखा कि यार कुछ प्रोबेबल कंडीशंस हैं, कुछ प्रोबेबल कंडीशन है। जब आपका कारण प्रोबेबल हो जाता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर। इसका मतलब कुछ रिस्क फैक्टर है, अगर यह किसी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर बीपी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो हम देखते हैं ऐसे क्या रिस्क फैक्टर है जो मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरस रिस्क फैक्टर हमने कंक्लूड करे। हमने देखा साहब जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, आप देख रहे हो, हेरिडिटरी, फैमिली हिस्ट्री, एज को हम लाए हैं, सेक्स को हम बोल सकते हैं, रेस को हम लाते हैं, ओबेसिटी, हैबिट,
ऐसे न्यूमरस कंडीशंस हैं। जेनेटिक मेकअप हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई, एज ऑफ इंडिविजुअल, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, रेस, ओबेस व्यक्ति, हैबिट क्या है, डाइटरी पैटर्न क्या है, पर्सनैलिटी कैसा है, ये सब कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और इन चीजों को हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा है। जैसे मैं देखूं कि एक मरीज जिसको प्राइमरी हाइपरटेंशन है, कोई पूछ रहा है कि यार इसका क्या कॉज है, तो मेरे को बोलना है सर इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं है। तो फिर इसके अंदर क्या है, तो मैं बोलूँगा कि साहब इसके अंदर बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं और ये रिस्क फैक्टर हैं वह कहीं ना कहीं मिलजुल के, आप इसको बोलते हैं बेटा मल्टी फैक्टोरियल हाइपोथेसिस। मतलब बहुत सारे रिस्क फैक्टर गेट टुगेदर होके मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और फिर अगर मरीज हाइपरटेंसिव होता है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। जितने ज़्यादा फैक्टर इकट्ठे होंगे उतना ही इंडिविजुअल के अंदर ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ने वाला है। तो आपको ये समझना है। अब मल्टी फैक्टोरियल हाइपोथेसिस के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनको हमने यहाँ पे देखा, तो हमने सबसे पहले लिया जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखा गया ऐसे बहुत से फॉल्टी जीन होते हैं, मोर देन 20 फॉल्टी जीन वी हैव ऑलरेडी। क्यों क्या बोला गया कि एक ग्रीक सिस्टम है मेडिसिन का, यूनानी। क्या सिस्टम है? यूनानी। वो कौन से लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था? ए मुस्लिम्स ने किया था, बी क्रिश्चियंस ने किया था, सी पारसीज, डी सिख। तो गाइस यहाँ आपको क्या करना है, आपको एक गाइस यहाँ जो CHO